बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, उन लोगों के लिए ये वीडियो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृत के जो 15 नंबर पैडोलॉजी के आते हैं उनमें से आज बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में कि इन बिंदुओं को पढ़ने के बाद आप 15 में से 12 प्लस नंबर कैसे लेके आए। तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक भी स्किप मत करिएगा। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच चुका है तो समझ लीजिए कि आप इसको पूरा देखें, क्योंकि अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आप लोग बाद में पछताएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, भाषा अधिगम में सर्वाधिक महत्व किसका है। दोस्तों अगर आपको प्रश्न मिल जाता है भाषा अधिगम में सर्वाधिकम महत्व या महत्वम, इस टाइप से कोई भी प्रश्न मिल जाता है तो आपको उत्तर में क्या देखना है, सामाजिक संवादः, यानी भाषा अधिगम यानी संस्कृत जो भाषा होती है उसको सीखने में सर्वाधिक महत्व किसका है, तो सामाजिक संवादः। कितना भी बड़ा उत्तर या प्रश्न दिए हो, अगर प्रश्न में ये वर्ड आ जाते हैं, शब्द आ जाते हैं, तो आपको उत्तर में सर्च करना है, ढूंढना है कि कहाँ पे सामाजिक संवादः इस टाइप का कोई वर्ड लिखा हुआ है। अगर लिखा है तो 100% यही सही होगा, सामाजिक संवादः। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है। भाषा या प्राथमिक रूपम अस्ति, इस टाइप से लिखा होगा प्रश्न में। कितना भी बड़ा प्रश्न हो तो उत्तर में आप क्या ढूंढेंगे, सांकेतिक भाषा यानी संकेत। पहली जो भाषा है वो प्रथम रूप क्या है भाषा का, संकेत यानी सांकेतिक भाषा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संस्कृत भाषा विकास से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बालक को आप संस्कृत भाषा का विकास सबसे अच्छा कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ऑप्शन क्या ढूंढना है, अभिव्यक्ति, यानी बच्चे को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करके। अभिव्यक्ति शब्द कहीं मिल जाए, भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करके, और अवसर ये आप देख लीजिएगा, अभिव्यक्ति और भाषा प्रयोग, ये अगर आपको कहीं भी वर्ड मिल जाए उत्तर में कि अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करके या भाषा प्रयोग है अवसर प्रदानेन, इस टाइप से कोई भी वर्ड मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वही आंसर है, क्योंकि भाषा विकास में ये दो वर्ड जरूर आएंगे। इनको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, भाषा अर्जनम और भाषा अधिगम। दोस्तों यहां से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में, हर वर्ष 1 या 2 प्रश्न यहां से आते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए। भाषा अर्जन आप कैसे कर सकते हैं, पहले देखते हैं भाषा अर्जन आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों समाज द्वारा जो हम भाषा सीखते हैं, प्रथम भाषा जो हमारी होती है यानी जो हम पहली भाषा सीखते हैं, और मातृभाषा यानी माता के द्वारा जो भाषा सीखते हैं, और अनुकरण द्वारा यानी दूसरे की नकल करके जो भाषा सीखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भाषा अर्जन। यानी हमने क्या किया, भाषा का अर्जन किया। समाज से जो भाषा सीखी, प्रथम भाषा जो हमारी है, और माता से जो भाषा सीखी, और अनुकरण करके जो भाषा सीखी, उसी को कहते हैं अनौपचारिक भाषा, यानी अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक भाषा, और उसी को क्या कहते हैं, भाषा अर्जन करना। यानी भाषा का अर्जन हम कैसे कर सकते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ये वर्ड कहीं भी मिल जाए उत्तर में तो यही सही होगा। दोस्तों ये वर्ड आपको सर्च करने हैं उत्तर में। और एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि भाषा अर्जन का जो रूप है वो कैसा होता है, तो उत्तर में कहीं ना कहीं दिए होगा सहज रूपम संस्कृत में, यानी जो भाषा अर्जन का रूप होता है वो सहज होता है, यानी भाषा अर्जन को हम सरलता से ग्रहण कर सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं। आगे देखते हैं, भाषा अधिगम। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में बहुत अंतर है। भाषा अर्जन का जो रूप होता है वो सरलता से हम अर्जन कर सकते हैं, लेकिन जो भाषा अधिगम होता है यानी भाषा सीखना वो प्रयासपूर्ण होता है, यानी जब हम प्रयास करेंगे तब भाषा का अधिगम कर पाएंगे। और भाषा अधिगम कहाँ से होता है, विद्यालय। आप विद्यालय से जो भाषा सीखते हैं, और मानक या द्वितीय भाषा, जो भाषा द्वितीय होती है और विद्यालय से सीखी जाती है वही भाषा औपचारिक होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा अधिगम। ठीक है, तो प्रश्न पूछे कि प्रयासपूर्ण यानी भाषा कौन सी है, इस टाइप से प्रश्न पूछेगा तो भाषा अधिगम। और सहज रूप किसका है, तो भाषा अर्जनम का। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण प्रणाली। दोस्तों संस्कृत शिक्षण प्रणाली से भी आपके सीटेट में कई बार प्रश्न आ चुके हैं, तो इनको भी देख लीजिए। राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली किसे कहते हैं, शिक्षक केंद्रित प्रणाली। अब ये शिक्षक केंद्रित प्रणाली क्या होती है, तो जहां पे टीचर को केंद्र मान के, यानी टीचर को जो मन हो, जो रुचि हो वही पढ़ाए, तो वो कौन सी प्रणाली होती है, शिक्षक केंद्रित प्रणाली। शिक्षक को केंद्र मान के जहां पे शिक्षा दी जाती हो या कराई जाती हो उसको राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली कहते हैं। आगे देखेंगे, लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली।
इसको और क्या बोलते हैं? बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली। अर्थात लोकतंत्रात्मक बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली क्या होती है कि बालक को केंद्र मान के जहां पर शिक्षा दी जाए वो बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली होती है। जैसे बालक की रुचि के अनुसार, जिज्ञासा के अनुसार जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, इस प्रकार की जो शिक्षा होती है उसको लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत रखा गया है। तीसरे नंबर पे क्या आती है? अहस्तक्षेपम। अहस्तक्षेपम का दोस्तों मतलब होता है जहां पे हस्तक्षेप ना हो, यानी शिक्षक बच्चे अपने मन से करके सीखें, शिक्षक उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना करे, बच्चे खुद से अनुभव करके सीखें और शिक्षक कोई अवरोध उत्पन्न ना करे, उसी को क्या बोलते हैं? अहस्तक्षेपम शिक्षण प्रणाली। और उसका दूसरा नाम क्या है? सृजनात्मकम शिक्षण प्रणाली। सृजनात्मकम का मतलब होता है विविध सोच रखना, रचना करने का, अंदर से प्रेरित होना, रचना करना और विविध प्रकार की सोच रखना सृजनात्मकम के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। निदानात्मक परीक्षणम और उपचारात्मक शिक्षण, यहां से प्रश्न जरूर आते हैं तो इसको भी देख लीजिए। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? समस्याराम पहचान करोति, जहां पे समस्या की पहचान की जाए वो कौन सा होता है? निदानात्मक परीक्षण। प्रश्न पूछेगा कि समस्या पहचान करना किस परीक्षण के अंतर्गत आता है, तो आपको क्या वर्ड ढूंढना है निदानात्मक परीक्षणम। इसका मतलब होता है समस्या क्या? पहचान करना। अब आगे देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण, इसका मतलब क्या होता है? समस्याराम समाधाने, यानी समस्या का क्या करना? समाधान करना। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है समस्या का समाधान करना और निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है समस्या की पहचान करना। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यम, दोस्तों यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसको भी देख लीजिए। ज्ञानात्मकम लक्ष्यम, यानी संस्कृत शिक्षण के कुछ उद्देश्य हैं, उनमें सबसे पहला ज्ञानात्मकम लक्ष्यम। इसका मतलब क्या होता है? संस्कृत भाषा का ज्ञान कराना। ज्ञानात्मकम लक्ष्य का मतलब क्या होता है? संस्कृत भाषा का ज्ञान कराना। प्रश्न पूछा जाएगा कि संस्कृत शिक्षण में ज्ञानात्मकम लक्ष्य क्या है, संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य में ज्ञानात्मकम यानी ज्ञान का लक्ष्य क्या है, तो आप क्या उत्तर ढूंढेंगे? संस्कृत भाषा का ज्ञान कराना। दूसरा कौशलात्मकम लक्ष्यम, यह क्या होता है? श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, इन चारों चीजों में दक्ष कराना, बच्चे को प्रवीण कराना, आगे बढ़ाना। इसका मतलब क्या होता है? श्रवण का मतलब होता है सुनना, भाषणम का मतलब होता है बोलना, पठनम का पढ़ना, लेखनम का आप जानते होंगे लिखना। इन चारों चीजों में दक्ष कराना कौशलात्मकम लक्ष्यम के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे। चौथा क्या है? तीसरा रसात्मक लक्ष्यम, यानी रसात्मकम लक्ष्यम, कविता पाठन में ताल लय के साथ आनंद की अनुभूति कराना। दोस्तों जब आ जाए कि कविता पाठम में अगर पूछा जाए, कुछ भी प्रश्न पूछेगा तो उसमें आप देखेंगे आनंद की रसानुभूति, यानी रसानुभूति, आप ये वर्ड ढूंढेंगे रसानुभूति। रसात्मकम लक्ष्य के अंतर्गत आता है। कविता पाठन में सबसे अधिक महत्व होता है रसानुभूति कराने का, रसानुभूति का। ठीक है, तो ये वर्ड आप ढूंढेंगे। आगे देखेंगे। सृजनात्मकम लक्ष्यम, चौथे नंबर का सृजनात्मकम लक्ष्यम, इसका मतलब क्या होता है? रचना कराना। अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि सृजनात्मक का मतलब क्या होता है? रचना करना और विविध प्रकार की सोच विकसित करना, यानी विविध प्रकार की सोच रखना और रचना करना किसके अंतर्गत आता है? सृजनात्मकम लक्ष्यम के अंतर्गत। आगे देखते हैं। अभिवृत्त्यात्मकम या प्रस्तुतिकरणम लक्ष्यम, इसका मतलब क्या होता है? अपने अंदर की जो बातें हैं या कुछ विचार आपको कह दिए जाएं प्रस्तुत करने के लिए, तो आप उनको अपने अनुसार प्रस्तुत करें, उसी को बोलते हैं अभिवृत्त्यात्मकम लक्ष्यम। तो आपके ये संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य हो गए, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखेंगे। संस्कृत शिक्षणस्य विधया, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत शिक्षण की विधि क्या है, तो आपको कौन सा वर्ड ढूंढना है आंसर में? परंपरागत, पाठशाला, गुरुकुल और प्राचीन विधि। ये सब जितनी विधियां हैं ये संस्कृत शिक्षण की विधियां हैं, तो इनको आप जरूर देख लीजिएगा, यहां से प्रश्न शायद हो सकता है इस बार पूछा जाए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अब देखते हैं बहुभाषिकता,
यहां से प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुभाषिकता होती क्या है? तो पहले ये देखेंगे, बहुभाषिकता होती है बहुत भाषाओं का ज्ञान होना, यानी एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना। अब यहां से प्रश्न कैसे बनेगा कि किसी बच्चे को अगर एक से अधिक भाषा का ज्ञान है तो भाषा अधिगम करने के लिए क्या वो भार है, या टीचर के लिए कोई व्यवधान उत्पन्न करेगा, या बच्चे के लिए कोई व्यवधान उत्पन्न करेगा? और एक आंसर में दिए रहेगा महत्वपूर्ण संसाधन है। तो आपको क्या करना है कि बहुभाषिकता जो होती है वो भाषा अधिगम करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आपको कौन सा वर्ड ढूंढना है? महत्वपूर्ण संसाधन है क्या? बहुभाषिकता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संस्कृत शिक्षण में कुछ भाषागत दोष आते हैं, तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो इसे भी देख लीजिए भाषागत दोष कौन कौन से हैं। तो पहला है वर्णमालागत दोष। वर्णमालागत दोष क्या होता है? का को कै बोलना, खा को खै बोलना। जिस प्रकार कै खै गए घय कुछ बच्चे बोला करते हैं, तो ये वर्णमालागत दोष के अंतर्गत आता है, यानी दोष मतलब कमी के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या है? स्वरलोप दोषा। लोप का मतलब होता है गायब कर देना, और स्वरलोप यानी स्वर को गायब कर देना। तो स्वरलोप दोष क्या होता है? विधि को विधि बोलना, यानी विधि में जो विसर्ग लगा हुआ है धी के लास्ट में, तो उसको गायब कर देना, विधि को विधि बोलना। ये किसके अंतर्गत आता है? स्वरलोप दोष के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे स्वरागम दोषा। स्वर आगम दोस्तों, स्वर आगम का मतलब ही होता है स्वर आ जाना, यानी एक्स्ट्रा स्वर आ जाना अलग से, स्वर आगम। तो इसका मतलब क्या होता है? स्कूल को स्कूल बोलना, स्कूल को स्कूल बोलना, यानी अलग से एक स्वर जोड़ देना, स्वर आगम दोष के अंतर्गत आता है। तो इसको देख लीजिए, स्वर आगम दोष, स्कूल को स्कूल बोलना। आगे देखते हैं स्वर भक्ति दोषा। स्वर भक्ति दोषा क्या होता है? देवेंद्र को देवेंद्र बोलना, कोई बोला नहीं करता देवेंद्र, महेंद्र, जितेंद्र, यानी एक एक्स्ट्रा और जोड़ देना, स्वर भक्ति दोष के अंतर्गत आता है देवेंद्र, यानी कोई भी वर्ण आप एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। श्री को जैसे कोई लोग बोलते हैं सिरी, श्री को कई लोग बोला करते हैं क्या? सिरी, तो ये किसके अंतर्गत आता है? स्वर भक्ति दोष के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये पॉइंट जितने भी मैंने बताए हैं, ये आप पॉइंट सारे के सारे कंप्लीट कर लें तो आप 15 में से 10-12 नंबर इतने तो ले ही आएंगे अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं। और दोस्तों जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।